साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। शादी पूर्व की भांति मैं यही अपील करना चाहता हूं कि संविधान का ज्ञान, संविधान का तजुर्बा, संविधान में जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं उनकी जानकारी रखना भारत के 140 करोड़ नागरिकों की जिम्मेवारी है। ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। हम जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे जिस धर्म को मानते हो, चाहे जिस जाति वर्ण व्यवस्था को मानते हो, चाहे जो भाषा हम बोलते हो, हम सब जो ताकत रखते हैं, जो शक्ति रखते हैं, वो यही संविधान हमको प्रदान करता है। तो जो संविधान हमको स्वाभिमान की, इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार प्रदान करता है, उस संविधान के बारे में जानकारी प्रत्येक भारत के नागरिक को होनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो ये संविधान पे चर्चा कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने आरसी धीमान साहब का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे कानपुर उत्तर प्रदेश में, जो लॉ पढ़ाते हैं बच्चों को। लॉ पढ़ाकर उनके पढ़े हुए तमाम बच्चे जज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े वकील हैं। तो उनका सहयोग और उनका ज्ञान हम सभी साथियों को मिल रहा है, उसका हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। इसी अनुरोध के साथ मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बोस साहब से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई वो शुरू कराएं। सभी साथियों का अपने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आज के प्रबोधनकार माननीय डॉक्टर आरसी धीमान साहब से अनुरोध करता हूं कि आज के संविधान वाचन की कार्रवाई प्रारंभ करें। माननीय धीमान साहब। नमस्कार साथियों। नमस्कार, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी उपासक, उपासिकाओं, अन्य साथियों, छात्र छात्राओं का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। वेलकम यू इन दिस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन एक बार फिर देता हूं। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं बीएसएसडी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में भारत देश के अंदर भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक चर्चा जो आरंभ की गई है,
उसमें मैं अपना निःशुल्क योगदान दे रहा हूं। यह एक मेरी घोषणा है जो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, लर्न, राइट एंड टीच भारत के सभी नागरिकों को संविधान को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और उसके बाद दूसरे लोगों को इसे बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्योंकि संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनको जाने बगैर हम लोग कैसे उनका पालन कर सकते हैं। यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो भारत के संविधान के अंदर भाग 3 मूल अधिकार पे चल रही है। मूल अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 32 तक मुख्य रूप से, अन्य भी अनुच्छेद हैं जिन्हें व्यक्त किया गया है। परंतु आज हम लोग जिस अनुच्छेद की चर्चा करने जा रहे हैं वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर अगर भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उन अधिकारों में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात की जाए तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। 32 भी है, परंतु जो अनुच्छेद 21 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब प्राण, दैहिक स्वतंत्रता और विधिक प्रक्रिया, 3 महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से यह अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें एक शब्द है व्यक्ति भी। हालांकि जो महत्वपूर्ण शब्द है उसको व्हाइट कलर से अलग स्पष्ट किया गया है। इन शब्दों को समझते हैं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है व्यक्ति। सबसे पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है किसी व्यक्ति। अनुच्छेद 21 का जो अधिकार है वो व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह व्यक्ति भारत का रहने वाला नागरिक हो या
भारत में ना रहने वाला किसी अन्य देश का नागरिक हो, दोनों को ही ये अधिकार समान रूप से भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो, भारत की टेरिटरी में हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, भारत की टेरिटरी में हो, दुनिया के किसी भी देश का नागरिक हो, भारत की टेरिटरी में है, तो भारतीय संविधान द्वारा उसको अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 का। और साथ ही भारत के नागरिक जो है उन्हें भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। प्राण, प्राण यानी लाइफ, लाइफ के संबंध में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर प्राचीन काल में भारत में तथागत गौतम बुद्ध, जो कि भारत में 563 ईस्वी पूर्व आए, और उन्होंने अपने जीवन काल में, जस्ट मिनट, तो मैं ये कह रहा था कि भारत में 563 ईसा पूर्व तथागत गौतम बुद्ध आए और उन्होंने पूरी दुनिया को मानव अधिकार की एक विचारधारा दी। जॉन लॉक से पहले तथागत गौतम बुद्ध आए। यूरोप के अंदर जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है और उसे किसी भी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, परंतु भारत में 563 ईस्वी पूर्व तथागत गौतम बुद्ध आए और उन्होंने भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मानवाधिकारों का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। मानवाधिकारों के कॉन्सेप्ट में जो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषित हुए, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत के संविधान में तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई विचारधारा रखी गई। क्या रखी गई? जीवन जीने का अधिकार। तथागत गौतम बुद्ध की जो वंदना है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है पाणिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने जॉन लॉक से पहले यह विचार प्रस्तुत किया अहिंसा का। मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। इसे पंचशील कहते हैं, पंचशील भी कहते हैं। दूसरी बात, अनादिदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं।
तथागत गौतम बुद्ध ने चोरी को भी रिस्ट्रिक्ट किया। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी मैं काम वासना के अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। सुरा मेरे मज पमादाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, यानी कि मैं मद और अन्य सभी मादक वस्तुओं के सेवन से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। ये जो पंचशील के 5 सिद्धांत जो है तथागत गौतम बुद्ध ने प्रस्तुत किए, यही सिद्धांत जो है यूनो ने लिए। इन सिद्धांतों को लिया यूनो ने। 10 दिसंबर 1948 को जो मानव अधिकारों की घोषणा हुई, उन मानव अधिकारों में इन सिद्धांतों को लिया गया। और जो 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान आया, उस संविधान में भी इन चीजों को लिया गया। कहीं फंडामेंटल राइट्स के रूप में लिया गया, तो कहीं मौलिक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में लिया गया, तो कहीं मूल कर्तव्य के रूप में लिया गया, लेकिन इन सिद्धांतों को लिया गया। तो हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को जो है जीवन जीने का जो कॉन्सेप्ट है, उस विचारधारा को तथागत गौतम ने दिया। ये तो हुआ हिस्टोरिकल इंटरनेशनल लेवल पर तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो है अहिंसा और जीवों के संबंध में दिया गया विचार। तथागत गौतम ने कहा कि जो है मानव की ही जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों का भी जीवन महत्वपूर्ण है। जीव जंतुओं के जीवन के महत्व को उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। और अनुच्छेद 21 लाइफ की बात करता है। क्या है? अनुच्छेद 21 में इंग्लिश में है, क्योंकि हमारे कुछ साथी जो है अंग्रेजी भी आवश्यक समझते हैं। नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यहां पर भी 3 बातें हैं। पर्सन मैंने समझाई दिया, लाइफ जीवन महत्वपूर्ण है, पर्सनल लिबर्टी शारीरिक स्वतंत्रता, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब जब भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है अनुच्छेद 21 पर डिबेट चालू हुई। अनुच्छेद 21 पर जो डिबेट चालू हुई, वो किन किन बातों पर डिबेट चालू हुई और किसने क्या कहा, यह मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुई आर्टिकल 21 पे, वह इंग्लिश में ये प्रस्तुत है। जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। इसके बाद मैं इसे हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुई, वो जो मुख्य बिंदु था वह यह था
कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए या ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। तो दो शब्दों पर जो है बहस चालू हुई। हम लोग इसको स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निश्चित रूप से ले लिया होगा। उसके आगे ये बहस है जिसमें श्री के.एम. मुंशी ने भी समर्थन किया है। उसके बाद श्री कृष्णा स्वामी अय्यर ने भी डिबेट किया। उसके बाद कृष्ण स्वामी का हिंदी में उनकी डिबेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर जो डिबेट हुई आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। समय अभाव है इसलिए मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। अब चालू होती है कि ये जो है विद्वान साथियों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इशू रखा उस इशू पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या कहा, उनके विचारों को हम पढ़ के बताएंगे। उससे आप सारी डिबेट का सार समझ जाएंगे। इंग्लिश में है ये, इसके बाद जो है हिंदी में आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आर्टिकल 21 पे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैं अनुच्छेद 15 के संबंध में कुछ कठिन स्थिति में हूं और मेरे दोस्त पंडित भार्गव द्वारा कानून के अनुसार प्रक्रिया को हटाने और नियत प्रक्रिया शब्दों के प्रतिस्थापन के लिए संशोधन किया गया है। पंडित भार्गव द्वारा जो संशोधन रखा गया था उसके संबंध में यह उन लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट है जिन्होंने पिछली बार हुई बहस को सुना है, जो दो तीखे दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण यह कहता है कि कानून की उचित प्रक्रिया इस लेख में होनी चाहिए, यानी कि कानून की उचित प्रक्रिया को समायोजित करना चाहिए, अन्यथा लेख एक नगण्य हो जाएगा। अन्य कोई दृष्टिकोण यह है कि मौजूदा वाक्यांश विज्ञान उद्देश्य के लिए काफी पर्याप्त है। मुझे समझाएं कि वास्तव में उचित प्रक्रिया क्या है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नियत प्रक्रिया का प्रश्न मेरे फैसले में विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध का सवाल है। एक संघीय संविधान में यह हमेशा न्यायपालिका के लिए खुला है कि वह यह तय करे कि विधायिका द्वारा पारित कोई विशेष कानून अल्ट्रा वायलेट है या इंट्रा कानून की शक्तियां जो संविधान द्वारा विशेष विधायिका को प्रदान की जाती है के संदर्भ में है। यदि किसी विशेष विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान द्वारा दी गई शक्ति के अधिकार से अधिक है
ऐसा कानून अल्ट्रा वायर्स और अमान्य होगा। सामान्य बात यह है कि जो संघीय संविधानों में होती है, एक संघीय संविधान में प्रत्येक कानून, चाहे वह केंद्र में संसद द्वारा बनाया गया हो या किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया हो, न्यायपालिका द्वारा सदैव परीक्षण किया जाता है। विधायिका का अधिकार कानून बनाना, विधिवत प्रक्रिया मेरे निर्णय में न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर सवाल करने की शक्ति देगी, इस आधार पर कि क्या यह कानून व्यक्ति के अधिकारों से संबंधित कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, न्यायपालिका प्रश्न करने के अधिकार के साथ संपन्न होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंग्लिश का। न केवल इस आधार पर कि क्या यह विधायिका के अधिकार से अधिक था, बल्कि यह भी कि क्या कानून अच्छा था। इसके अलावा विधायिका को कानून बनाने की शक्ति के सवाल पर भी कानून पूरी तरह से अच्छा और वैध हो सकता है। जहां तक विधायिका के अधिकार का संबंध है, लेकिन यह एक अच्छा कानून नहीं हो सकता है। यह कहना है, यह कुछ मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और न्यायपालिका के पास कानून को अमान्य घोषित करने की अतिरिक्त शक्ति होगी। इस मामले पर विचार करने पर जो सवाल उठता है वह यह है कि संदेह नहीं है कि न्यायपालिका की विभिन्न विधायी निकायों द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करने की शक्ति दी गई है, चाहे वह कानून उसे दी गई शक्तियों के अनुसार हो। अब मुहावरों के कारण प्रक्रिया शुरू होने पर सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पे सवाल उठाने की अतिरिक्त शक्ति दी जानी चाहिए कि वे कुछ मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। इस बिंदु पर दो विचार हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि विधायिका पर विश्वास किया जा सकता है कि वह ऐसा कोई कानून ना बनाए जो मनुष्यों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दे। इसलिए ऐसा कहना, मौलिक अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इसके शुरू होने से कोई खतरा नहीं है। वाक्यांश नियत प्रक्रिया एक और दृष्टिकोण यह है कि विधायिका पर भरोसा करना संभव नहीं है। विधायिका पर भरोसा करना संभव नहीं है। विधायिका के गलत होने की संभावना है। विधायिका के गलत होने की संभावना है। जोश के साथ पार्टी पूर्वाग्रह से, पार्टी के विचारों से और विधायिका ने कानून बनाया हो सकता है। विधायिका के संबंध में यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया कि विधायिका पर भरोसा करना संभव नहीं है। विधायिका के गलत होने की संभावना है। जोश के साथ पार्टी पूर्वाग्रह से, पार्टी के विचारों से और विधायिका ने कानून बनाया हो सकता है। जो विधि सम्मत कानून बना सकता है, जो कि मूल सिद्धांतों के रूप में माना जा सकता है।
जो नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए हमें 2 कठिन पदों पर रखा गया है। एक, न्यायपालिका को विधायिका की इच्छा के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देना। एक, न्यायपालिका को विधायिका की इच्छा पर निर्णय लेने का अधिकार देना। इस संबंध में न्यायालय को शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के द्वारा भी प्रदान की गई है। तो जो नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है न्यायालय, इसलिए हमें 2 कठिन पदों पे रखा गया है। यह कि मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप यदि बनाई गई विधि नहीं है, क्या यह एक वांछनीय सिद्धांत है? दूसरी स्थिति यह है कि विधायिका को बुरा कानून ना बनाने के लिए भरोसेमंद होना चाहिए। विधायिका को बुरा कानून ना बनाने के लिए भरोसेमंद होना चाहिए। किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर आना बहुत मुश्किल है। दोनों तरफ खतरे हैं। खुद के लिए मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता। पार्टी के लोगों के द्वारा कानून बनाने वाले विधानमंडल की संभावना को छोड़ दें, जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कुछ मूलभूत सिद्धांतों को निरस्त या उल्लंघन कर सकता है। साथ ही मैं यह नहीं देखता कि संघी में 5 या 6 सज्जन कैसे बैठे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों और उसके स्वयं के लिए विवेक या उनके पूर्वाग्रहों की जांच करके यह निर्धारित करने के लिए भरोसा किया कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा कानून खराब है। यह एक ऐसा मामला है जहां पर आदमी को शरीब डिश और स्काइला के बीच पालना पड़ता है और इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसे किसी भी तरह से तय करने के लिए सदन को छोड़ दूंगा। मेरे द्वारा आपूर्ति की गई जोर आमतौर पर सभी संशोधनों मसौदों के रूप में मसौदा समिति द्वारा संशोधित वोट डालने के लिए रखा गया था और मसौदा समिति द्वारा दिए गए मसौदे को अपनाया गया था। अब यहाँ पर जो डिबेट है वो यह स्पष्ट करती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए कि यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए या ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है या ड्यू प्रोसेस क्या है। आखिर पार्लियामेंट में इतनी लंबी चौड़ी बहस क्यों होगी, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि इतनी लंबी चौड़ी बहस ड्यू प्रोसेस और उस पर हुई। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि अमेरिका के अंदर
जो अमेरिका का संविधान है उसमें कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? न्यायालय के पास शक्ति होती है, वह विधायिका और कार्यपालिका के एक्शन को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी बात, न्यायपालिका पूछ सकती है, क्या आपके पास विधायिका से या कार्यपालिका से पूछ सकती है कि क्या आपके पास शक्ति है इस कानून को बनाने की? पहला सवाल न्यायपालिका पूछ सकती है कि आपको क्या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति प्राप्त है? क्या यह कानून नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन तो नहीं करता? ये ड्यू प्रोसेस के अंदर आता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान के अंदर है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति का शरीर है उस शरीर को तभी निरोध किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है, हथकड़ियां डाली जा सकती हैं, बेड़ियां डाली जा सकती हैं, बंधन डाला जा सकता है, तब जब कोई कानून ऐसा करने की अनुमति देता है। किसी व्यक्ति के प्राण और ये जो शरीर है, प्राण एवं दैहिक अधिकार जो हमें प्राप्त है, ये जो हमारा जीवन है, प्राण है वो, और ये जो हमारा शरीर है, इन दोनों पर विधि द्वारा ही बंधन डाला जा सकता है, चाहे हथकड़ी हो, चाहे बेड़िया हो, और या किसी अन्य प्रकार का बंधन हो। अन्यथा और भी किसी प्रकार से इस शरीर पर बंधन नहीं डाला जा सकता है। जीवन जीने का अधिकार से तभी छीना जा सकता है जब कोई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कानून हो, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर जो है, जहां पर विधिक प्रक्रिया की बात आ रही है कि कानून होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, तो सवाल स्थापित होता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बीच में जो बात आती है वह स्पष्ट है कि ड्यू प्रोसेस के अंदर न्यायालय के पास जो है शक्तियां होती हैं, और न्यायालय को शक्तियां इसलिए प्रदान की गई है कि जो है वह यह देखेगा कि जो विधायिका द्वारा कानून बना है, एक्ट पास हुआ है, वह कहीं भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, कहीं वह उन अधिकारों को छीनता तो नहीं है, कहीं वह उन अधिकारों को न्यून तो नहीं करता है। अगर ऐसा करता है तो विधायिका के बनाए हुए ऐसे कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। अब आर्टिकल 21 के साथ एक आर्टिकल और ऐड हुआ,
माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपने निर्णय में घोषणा की गई कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के दौर में, शिक्षा के वाणिज्यीकरण के दौर में और शिक्षा के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस डिसाइड किए, जैसे कि मोनिका जैन वर्सेस कर्नाटका राज्य। उसमें ये डिसीजन दिया माननीय न्यायालय ने कि जो है शिक्षा सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए और राज्य का यह कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को शिक्षित करें। अब राज्य के ऊपर लेवलिटी आ गए, भाई सबको पढ़ाओ, कोई भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। राज्य ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना रिसोर्सेस नहीं, मेरे पास इतना साधन नहीं है, हम कैसे सबको शिक्षा दे सकते हैं, इतनी इनकम नहीं है। यूनिक्रसन वर्सेस आंध्र प्रदेश में जो है डिसीजन हुआ शिक्षा से संबंधित। इस तरह कई केसेस डिसाइड हुए। तो ये हुआ कि कम से कम राज्य का यह तो दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को तो वो शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि राज्य कल्याणकारी राज्य है। राज्य की का पहला कर्तव्य है कि कल्याण करना लोगों का, तो कम से कम छोटे बच्चों को तो शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाए। अरे हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी पढ़ाने की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो बच्चों को ही पढ़ाओ, ये तो जिम्मेदारी लो। तो इसलिए भारत के संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 21 में अमेंडमेंट करके एक आर्टिकल और लाया गया, और वो था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या था शिक्षा का अधिकार? द स्टेट शैल provide free and compulsory education to all children of age of 6 to 14 years in such manner as state may be law determine। कहने का मतलब है अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार है, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार से प्रदान करेगा जिस प्रकार से राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। यह अमेंडमेंट हो गया। इस अमेंडमेंट के कारण जो है राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी आ गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की व्यवस्था मौलिक अधिकार में कर दी गई, वो भी आर्टिकल 21 में। अब राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों को शिक्षित करे। आगे चलते हैं हम लोग। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एक केस आया था। एक्चुअली मैं एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भारत के संविधान के अंदर जो है डॉक्टर अंबेडकर ने डिबेट में दोनों ही पहलुओं को रखा था कि विधायिका भी विचारधारा जोश के कारण गलत कानून बना सकती है। दूसरी बात, न्यायपालिका भी पूर्वाग्रहों, क्षेत्रवाद, जातिवाद, वर्णवाद से कुछ लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी खतरा है इन मौलिक अधिकारों को, और विधायिका से भी खतरा है। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूटिव ड्यू प्रोसेस में न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में क्या रखा जाए? डिसाइड योर सेल्फ। और डिसाइड ये हुआ कि जो आर्टिकल है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बंद किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो एक केस आया AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, क्योंकि
जीवन जीने के अधिकार का दावा करते हुए ए.के. गोपालन ने निरोध अधिनियम की धारा 14 को चैलेंज किया। उन्होंने कहा हमारी जो है जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको इस अधिनियम के द्वारा जो है निरुद्ध कर दिया गया है, और ये जो निरुद्ध किया गया है वो नहीं कर सकता है स्टेट। हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 में। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि निरोध अधिनियम की धारा अवैध है, धारा 14 अवैध है और इसको शून्य घोषित किया जाता है। यह धारा संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार को देने से इनकार करती है। मेरी राय में धारा 14 अवैध है। इस प्रकार यह याचिका अन्य धाराओं के संबंध में कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। अतः निवारक निरोध अधिनियम अन्य धारा को छोड़कर 14 को अवैध घोषित करता है। याचिका खारिज हो गई। इसमें क्या हुआ कि जो ए.के. गोपालन के केस के अंदर न्यायपालिका ने शारीरिक जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है उसके संबंध में बहुत ही संकीर्ण जो है दायरा तय किया, क्योंकि अगर शरीर पर बंधन लगता है तभी आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ सहज न्याय के सिद्धांत के समकक्ष नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा निर्धारित विधि से है। राज्य द्वारा जो विधि है उसी के अनुसार होगा। तो जो लाइफ एंड लिबर्टी का दायरा था वो बहुत छोटा था, परंतु उसके बाद एक केस आया, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर मामला क्या था? मामला ये था कि मेनका गांधी को विदेश में जा करके किसी प्रोग्राम में स्पीच देनी थी। अब बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 सब क्लॉज 3 गा से संबंधित यह केस था। इसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को पासपोर्ट अधिकारी द्वारा रख लिया गया था, जिसके कारण मेनका गांधी फॉरेन नहीं जा पा रही थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। धारा 10(3) गा अनुच्छेद 19(1) और 6 का उल्लंघन करती है, यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 का और 6 का भी उल्लंघन करती है। ये दावा जो है मेनका गांधी ने आर्टिकल 21 और 19 के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अब न्यायालय को ये विचार करना था कि क्या आर्टिकल 21 के अंतर्गत वायलेशन हो रहा है। तो न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 21 की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया। इसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि के द्वारा प्रतिपादित प्रक्रिया उचित, न्यायोचित और युक्त हो, ना कि स्वेच्छाचारी और अयुक्त हो। दूसरा सिद्धांत यह प्रतिपादित हुआ कि कार्यपालिका यानी केंद्रीय सरकार के आदेश के द्वारा किसी भी पासपोर्ट को लोकहित को ध्यान में रखकर ही प्रयुक्त किया जाए। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत डिग्निटी, गरिमा
सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को एक नया आयाम दिया 21, और यह अधिकार जो है, जो डिग्निटी को भी जो है हमारी स्पष्ट करता है कि लाइफ एंड लिबर्टी, यानी जीवन बिना गरिमा के नहीं जिया जा सकता। इसके अंदर गरिमा का भी अधिकार प्रतिपादित हुआ। गरिमा की बात आती है तो जो जातियां हैं, उन जातियों की दीवार बनी हुई है, जिसके कारण जो है व्यक्ति उस दीवार के अंतर्गत कैद हो गया है। वॉल इन द नेचर ऑफ कास्ट। इन दीवारों के अंदर जो है कैद होने के बाद जो है उसकी गरिमा प्रभावित हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे केसेस डिसाइड किए और इसमें बहुत सारे अधिकारों को समायोजित किया। नंबर एक केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या हुआ कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसको लेकर के अस्पताल गए। डॉक्टर कहता है सबसे पहले एफआईआर होगी, लीगल प्रोसेस होगा, लीगल प्रोसेस के बाद पेशेंट को हाथ लगाऊंगा। एफआईआर करते करते वह मरीज मर गया। परमानंद कटारा एक एडवोकेट थे, उन्होंने रिट फाइल करी और उसमें यह निर्णय दिया गया न्यायालय द्वारा कि प्राथमिक चिकित्सा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, क्योंकि लीगल प्रोसेस के चक्कर में आप किसी व्यक्ति के प्राण नहीं ले सकते। फर्स्ट एड, यानी कि सबसे पहले इलाज कीजिए, चिकित्सा कीजिए, उसके बाद जाकर के अन्य कार्य होते रहेंगे, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 द्वारा प्रोटेक्ट है। न्यायालय ने प्राथमिक ये जो इमरजेंसी चिकित्सा है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, उसका अधिकार प्रतिपादित कर दिया। आज जो है आप देखते हैं कि हर अस्पताल के अंदर इमरजेंसी होती है। यह एक लैंडमार्क जजमेंट था, तो इसके सभी जो है मीडिया में जो है इसको लाया गया। और इसके बाद जो है और भी केसेस हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। मैंने बताया कि आर्टिकल 21A के अंतर्गत आया। मोनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत जो है इसको जो है लाया गया। पर्यावरण के संरक्षण का अधिकार भी जो है मिला, वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर पर्यावरण का अधिकार हमें 21 में प्राप्त हुआ। स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार प्राप्त हुआ। ये जो हवा है ये साफ हमें मिलनी चाहिए, ये जो पानी पीना है हमको इस साफ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि गंदी हवा से हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे जीवन का अधिकार प्रभावित होगा। तो ये जीवन हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पानी की वजह से हमारा गंदे पानी से जीवन प्रभावित हो सकता है। आर्टिकल 21 द्वारा हमें स्वच्छ जल एवं वायु का अधिकार माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया। कामकाजी महिलाएं, जैसे ऑफिसेस है, ऑफिस के अंदर महिलाएं हैं, महिलाओं को जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन होता है, मेंटल एक्सप्लॉइटेशन होता है। उस एक्सप्लॉइटेशन से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कामकाजी महिलाओं का जो यौन शोषण एवं संरक्षण का अधिकार भी माननीय न्यायालय द्वारा इसी आर्टिकल 21 में प्रदान किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी इसी में प्रदान किया गया,
क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता में लीगल रेमेडी लेना, यहाँ लोगों को 2 टाइम रोटी नहीं मिल रही खाने को, 2 टाइम रोटी नहीं मिलती है खाने को, भीख मांग के लोग खाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग हैं, वो उपचार कहाँ लेंगे? भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उसे सीधा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है, लेकिन अधिकार को प्राप्त करने के लिए धन चाहिए और धन नहीं है तो कैसे अधिकार, रेमेडी कैसे मिलेगी? इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सर्जित किया गया। इसके अलावा लावारिस मृतकों का शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार भी 21 में सर्जित हुआ न्यायालय द्वारा। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार भी न्यायालय द्वारा सर्जित हुआ। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार भी न्यायालय द्वारा सर्जित हुआ। विद्यार्थियों का, जो कॉलेजेस है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, वहां बड़ी रैगिंग हुआ करती, रैगिंग से संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस के माध्यम से 21 के अंदर डिसाइड हुआ। बिजली एवं पानी का अधिकार भी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत डिसाइड हुआ। हथकड़ी और बेड़ियां और एकांतवास से संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया। पहले क्या होता था, अभियुक्त के हाथ में लोहे की हथकड़ी बांध के ले जाते थे, यहां से लेके पैर तक बेड़ियां पड़ी हुआ करती थी। इससे जो है उसका जीवन जीने का जो अधिकार है वो प्रभावित होता था, इसको भी बैन कर दिया गया। एकांतवास, जैसे एक कमरे में जेल के अंदर डाल दिया पड़ा हुआ है कैदी, उससे भी उसके जीवन जीने का अधिकार प्रभावित होता था। एकांतवास को भी जो है रिस्ट्रिक्ट किया, इन दोनों तीनों चीजों से प्रोटेक्शन दिया। सबसे महत्वपूर्ण राइट ऑफ प्राइवेसी, जो निजता का अधिकार है कि जो है व्यक्ति फोन पर किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये उसका पर्सनल मामला है, नोबडी कैन हियर इट। कमरे के अंदर वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे सो रहा है, ये प्राइवेसी का मामला है। दो व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं, ये प्राइवेसी का मामला है। तो निजता का अधिकार भी जो है, व्यक्ति की निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में सर्जित हुआ। इस तरीके से बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ गए और लगातार आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज भारत के नागरिकों के पास जो है अनुच्छेद 21, जो कि हमने अभी बताया कि जो है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एस्टैब्लिश्ड बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही नहीं होगा, बल्कि आज डिसीजन इतने सारे आ गए हैं कि उन डिसीजन के आधार पर सारे अधिकार सृजित हो गए। अब 21 पर पूरी पीएचडी हो जाएगी, बहुत सारे अधिकार उस पर सृजित हो गए हैं। परंतु संविधान के जानकारों को सिर्फ आर्टिकल 21 पर ही जानकारी नहीं रखनी, बल्कि जो है उसके द्वारा सृजित अधिकारों को समझना होगा। फिर उन अधिकारों को आप जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय हैं, उसकी स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां उसके अधीनस्थ न्यायालय पर अबाध्यकर होंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो सारे डिसीजन घोषित किए गए, ये उसके अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी होंगे, न्यायालय को मानना होगा। न्यायालय के अलावा जो है ये जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन ये अधिकारों की जानकारी जब लोगों को होगी तो निश्चित रूप से वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। तो यहीं पर जो है आर्टिकल जो है 21 पर जो है लेक्चर में अपना समाप्त करता हूँ। आर्टिकल 21 पर बहुत बड़ी पीएचडी की जा सकती है, परंतु इतना ही काफी है।
और मैं इसी के साथ अपनी लेक्चर को समाप्त करता हूँ। सर एक धन्यवाद। मिनट और चाहूंगा मैं, एक जी मिनट। जी जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये हाँ इसी हाँ। के अंतर्गत आता है या अन्य आर्टिकल के अंतर्गत? देखिए, जो एक्ट है, जितने भी एक्ट हैं, जी वह जो है अधिनियम है, जी ठीक है, जी वह अधिनियम है। और जो संविधान है वह ग्रैंड नॉर्म्स है, सबसे प्रमुख विधि है। जी सारे अधिनियम संविधान के दायरे में आएंगे। संविधान से अलग हटकर कोई भी अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त वो समस्त विधियां जो इस संविधान के भाग 3 से असंगत हैं, वो शून्य होगी। यानी 26 नवंबर 1949 से पहले की जितने भी अवैध कानून थे, वह लाखों करोड़ों थे, वो सारे के सारे शून्य हो गए। दूसरी बात कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो दिए गए भाग 3 में दिए गए अधिकारों को शून्य करती हो या न्यून करती हो। अगर कोई ऐसा विधि बनाता है जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, तो वह विधि जो है शून्य होगी, असंगत होगी। न्यायालय उसको जो है उतने भाग को उस अधिनियम से अलग कर देगा। अगर पूरा पूरा अधिनियम भाग 3 में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है, छीनता है, तो वो पूरा पूरा अधिनियम जो है निरस्त कर देगा, न्यायालय शून्य कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। और अगर थोड़ा भाग है तो वो भी अवैध घोषित कर देगा। जी, थैंक्स। बहुत बहुत साधुवाद माननीय धीमान साहब, आपने हमारे सभी उपस्थित साथियों के लिए आर्टिकल 21 पर विस्तृत वर्णन सुनाया और ज्ञानवर्धन किया। उपस्थित सभी साथी आपके बहुत बहुत आभारी हैं, थैंक्सफुल। आपकी हमेशा ज्ञान में और वृद्धि हो और आप हमेशा ऐसे ही समाज का विकास और दिमाग मतलब माइंड का विकास करते रहें। आपके लिए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माननीय भारती साहब से अनुरोध चाहता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। पुनः सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर सम्मानित आरसी धीमान साहब ने आर्टिकल 21 के बारे में बड़ी डीपली जानकारी दी है, बड़ी गहराइयों भरी जानकारी दी है। और मुझे लगता है कि इस जानकारी से हमारे बहुत सारे साथी लाभ उठाएंगे। कोशिश करेंगे वो कि अपने संपर्कियों तक भी इस जानकारी को पहुंचाएं। और पुनः मैं फिर अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किस्म की चर्चा संविधान के आर्टिकलों पर हो रही है, जिससे जो ज्ञानवर्धन हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा तजुर्बा, इतनी बड़ी जानकारी हम लोगों को हासिल होगी। तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों को कोशिश करें प्रत्येक सोमवार को शाम को 7 बजे जोड़ने की, कि वो संविधान के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उनको ज्ञान हो सके, उनको जानकारी हो सके। और अभी हम अब मिलेंगे 23 दिसंबर को बुधवार को सुबह 7 बजे, बुद्ध और उनका धम्म वाचन में हम सब लोग भाग लेंगे। उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें, स्वयं भी जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। आगे की कार्रवाई को आज को समाप्त करने के लिए और मंगल गाथा के साथ उसको समाप्त किया जाए, ऐसा आग्रह मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से मैं करता हूं कि वो सभ्य सत्ता के साथ आज के कार्यक्रम को
समाप्त कराएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक अमूल्य निधि माननीय धीमान साहब द्वारा जो समझाई जा रही है, उसको सुरक्षित और संरक्षित सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रख रही है। जिन साथियों तक ये अमूल्य निधि और ज्ञान नहीं पहुंच पा रही है, कृपया उन तक शेयर करें। 1 घंटे बाद मैं उसे RBM इंडिया यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दूंगा। जो साथी इसको पुनः अपने अन्य साथियों तक पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाएं। और मैं सभी साथियों को माइक ओपन करने की अनुमति दे रहा हूं। सभी साथी अपना माइक ओपन करें और धम्म पालन गाथा एक साथ दोहराएंगे। हम सभी साथियों से अनुरोध है, सभी साथी मेरे साथ धम्म पालन गाथा दोहराएंगे। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, किंचित् दुःखो महागमा, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, किंचित् दुःखो महागमा, सब्बे सत्ता सुखी हन्तु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, किंचित् दुःखो महागमा। साधु नमामि संघं नमामि। आज के वेबिनार की विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। सभी उपस्थित साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। सबका मंगल हो, सबका।